हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल व्यास फ्रॉम पीएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, यानी कि हमारी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और किस प्रकार से उसको हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। वह सभी आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमें ज्ञात किस प्रकार से होती है, आखिर हम किस आधार पर आंतरिक संरचना को अलग अलग भागों में पढ़ते हैं, उसके संबंधित जो स्रोत है आखिर क्या है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम एक बात करें कि नॉर्मल जब पृथ्वी की क्रस्ट की यानी भूपर्पटी की, ठीक है, तो पृथ्वी की गहराई की जब हम बात करें तो जो दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका जो है, उसकी दक्षिण अफ्रीका में जो सोने की खदान है, सोने की खदान जो काफी फेमस है, उसकी गहराई की अगर हम बात करें तो वो भी लगभग 4.6 किलोमीटर तक ही जो है गहरी है। इसके बाद अगर हम नॉर्मल देखें कि आज जब हमारा मनुष्य का जितना वर्चस्व है और जो मशीनीकरण युग स्टार्ट हो चुका है, उसमें भी अत्याधुनिक मशीनें हमारे पास होने के बावजूद भी हम नॉर्मल जो खुदाई करते हैं कुएं की या फिर बोरिंग की खुदाई करते हैं, तो जो कुएं भी होते हैं उस भी की जो गहराई होती है वो भी कितनी होती है, लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक ही जो है हम खोद पाए। अब जबकि हम बात करें जो पृथ्वी का पूरा केंद्र है, ठीक है, पृथ्वी के धरातल से लगाकर पृथ्वी के जो केंद्र तक की जो गहराई है, तो लगभग उसकी जो गहराई है वह 6300 किलोमीटर के समथिंग है, ठीक है। तो अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम धरातल पर रहते हैं और धरातल में भी हम सिर्फ कुएं, बावड़ी, बोरिंग इत्यादि जो खुदाई करते हैं, वह भी लगभग 10-12 किलोमीटर तक ही जो है हम आज का मनुष्य वह खोद पाया है मशीनों का उपयोग करके। जबकि जो पृथ्वी की गहराई है अंदर केंद्र की हम बात करें तो पूरी कितनी है, ये 6300 किलोमीटर है। इस प्रकार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनुष्य का द्वारा जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अप्रत्यक्ष साधनों का ही यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्ट जो सोर्सेस होते हैं उन्हीं के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हमारी जो मानवीय गतिविधियां है या फिर मनुष्य के लिए जो पृथ्वी का आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर है वह क्या है, दृश्य भाग नहीं है। हम उसे डायरेक्टली न तो देख सकते हैं, न ही जो है किसी पद्धति के माध्यम से जो है उसको हम उसकी गणना कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने के लिए अप्रत्यक्ष साधनों यानी इनडायरेक्ट सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनडायरेक्ट सोर्स की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इनडायरेक्ट सोर्सेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अप्राकृतिक साधन, ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्सेस। दूसरा होता है प्राकृतिक साधन, नेचुरल सोर्सेस, ठीक है। तो जो ये दो प्रकार के हम अप्रत्यक्ष साधनों का हम यूज करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने में। अप्राकृतिक साधन को हम अप्रत्यक्ष साधन भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है, और प्राकृतिक साधन को हम डायरेक्ट कहते हैं प्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है। तो इसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है, इनडायरेक्ट सोर्सेस को, साधन को, ठीक है। तो ये दो जो साधन है, अप्राकृतिक और प्राकृतिक साधन, इसमें भी हम अलग अलग जो है साधनों का उपयोग करके हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करते हैं। जैसे अप्राकृतिक साधन में हम घनत्व का यूज करते हैं, डेंसिटी का। दूसरा है दबाव, दबाव के आधार पर हम जो है आंतरिक संरचना को देखते हैं। इसके बाद तापक्रम यानी टेम्परेचर के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से नेचुरल जो साधन है, जैसे कि जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, इसके बाद जो भूकंप होता है, ठीक है, अर्थक्वेक की जो घटना होती है, उसके आधार पर हम जो है यहाँ पर इन स्रोतों का यूज करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने में। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनका यूज हम आंतरिक संरचना को ज्ञात करने में करते हैं। सबसे पहले हम अप्राकृतिक साधन आर्टिफिशियल सोर्सेस की बात करें तो उसमें आता है घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी के आधार पर आखिर हम किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात करते हैं, जैसे कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, ठीक है, पूरी अर्थ की अगर हम बात करें तो पूरी अर्थ का जो एवरेजन जो डेंसिटी है वो कितनी है, तो 5.5 है, ठीक है। 5.5 जो है कितना है, हमारी पृथ्वी का घनत्व 5.5 है। जबकि हम भूपर्पट्टी यानी कि सिर्फ क्रस्ट की बात करें, पृथ्वी के धरातल की बात करें, तो जो क्रस्ट है उसका घनत्व कितना है, हमारे
अनुमान के आधार पर जो भूपर्पट्टी का घनत्व है वो कितना है 3.0 है। ठीक है, तो ये जब हमने दोनों का कैलकुलेशन किया कि एवरेजन तो जो पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी है वो कितना है 5.5 है, जबकि भूपर्पट्टी जो क्रस्ट है उसका घनत्व कितना है तो 3.0 है। इससे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इससे एक तात्पर्य निकाल सकते हैं कि जो भूपर्पट्टी का एवरेजन घनत्व जब 3.0 है और पृथ्वी का 5.5 है, तो इसके बाद जो बचा हुआ भाग है यानी कि आंतरिक भाग पृथ्वी का, ठीक है, जो आंतरिक भाग है उसका जो घनत्व होगा वह क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि एवरेजन में जब हम गणना करते हैं तो जो बचा कुचा इसका जो हिस्सा है जिसका ये आप डिफरेंस देखेंगे 2.5 का जो डिफरेंस आ रहा है एवरेजन घनत्व का, तो जो आंतरिक भाग है उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा किसके मुकाबले, तो इसका जो डेंसिटी है वह आंतरिक भाग का क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है जबकि क्रस्ट का कितना है 3.0 है। अब इस आधार पर जब हम घनत्व के आधार पर देखते हैं तो आंतरिक भाग कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी कि पृथ्वी के एवरेजन घनत्व 5.5 से क्या होना चाहिए, आंतरिक भाग का डेंसिटी जो है क्या होना चाहिए। तो अमूमन जो आंकड़ों के आधार पर, जो साक्ष्यों के आधार पर हमने गणना की है, तो जो आंतरिक भाग है यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग क्रोड, उसका घनत्व क्या है, सर्वाधिक होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो घनत्व होता है सर्वाधिक किसका होता है, क्रोड का होता है, और इसका घनत्व कितना होता है तो 11 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप यह समझ पाते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें भूपर्पट्टी का घनत्व अलग है, अंतर जो भाग है अंदर का उसका जो घनत्व अलग है। इस आधार पर हम डेंसिटी जो है चट्टानों की डेंसिटी, उसके आधार पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, आंतरिक संरचना को समझ पाते हैं। इसके बाद जब हम बात करें नेक्स्ट दबाव की, आखिर प्रेशर के आधार पर किस प्रकार से हम आंतरिक संरचना को देखते हैं, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो एक चीज होती है कि जब हम पृथ्वी के धरातल से जब केंद्र की तरफ, ठीक है, पृथ्वी के जब हम आंतरिक क्रोड या फिर हम केंद्र की ओर जाते हैं, अंदर की ओर जैसे जैसे नीचे जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो दाब होता है पृथ्वी में, ठीक है, पृथ्वी का प्रेशर दाब जो दबाव होता है वह क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि हम पृथ्वी के धरातल से जब केंद्र की ओर अंदर की ओर जाते हैं तो उसके क्या होता है, दाब में वृद्धि होती है। इसी दाब में वृद्धि का कारण यह माना जाता है कि जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी की उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चट्टाने हैं, ठीक है, जो चट्टाने हैं पृथ्वी के अंतर्गत भाग में, वह चट्टाने क्या करती है, दबाव डालती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर भी हम कहते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अलग अलग जो है परतें हैं, अलग अलग जो है चीजें अवस्थित है। तो इस आधार पर हम दबाव को भी यहाँ पर अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में गिनते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि आखिर टेम्परेचर की जब हम बात करें तापक्रम के आधार पर, आखिर तापक्रम से किस प्रकार से निकालते हैं हम। तो तापक्रम जो होता है, तापक्रम में जब वापस से हम धरातल से केंद्र की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर मूव करते हैं, यानी कि अंदर की ओर जाते हैं, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हमें टेम्परेचर में वृद्धि होती है। टेम्परेचर में वृद्धि होने की वजह से यहाँ पर यह माना जाता है कि अलग अलग परतें हैं वह धरातल पर है। परंतु यहाँ पर जब स्टार्टिंग में टेम्परेचर में वृद्धि होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पर हम अंदर की ओर जाते हैं स्टार्टिंग भू क्रस्ट से, तो 32 मीटर की गहराई पर जब हम दूरी जो है ट्रेवल कर लेते हैं, गहराई को पार कर लेते हैं, तो 32 मीटर की गहराई पर ही हमें टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की जो है वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्रवेश करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है और धीरे धीरे उसमें वृद्धि हो जाती है। परंतु यह वृद्धि जो होती है वह क्या हो जाती है, एक समय आने पर, एक स्थिति आने के बाद इसी वृद्धि दर में क्या होने लग जाता है, ह्रास होने लग जाता है। जो वृद्धि अभी ज्यादा होती है वह क्या हो जाती है, जैसे जब से हम केंद्र की तरफ पहुंचते हैं तो वहां पर वृद्धि दर में क्या हो जाता है, गिरावट आने लग जाती है। कैसे, जैसे कि यह जो टेम्परेचर होता है वह अलग अलग स्थिति में होता है। जब हम प्रथम 100 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचते हैं पृथ्वी के धरातल से, जब जैसे ही हम पृथ्वी के 100 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचते हैं तो वहां पर प्रत्येक किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर पर क्या होने लग जाता है, 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने लग जाती है। यानी कि जैसे ही हमने पृथ्वी के धरातल से 100 किलोमीटर की गहराई के बाद पहुंच गए तो वहां से क्या होने लग जाता है कि प्रति 1 किलोमीटर में ही हमें क्या होने लग जाता है, 12 डिग्री सेल्सियस की उसमें वृद्धि होने लग जाती है धरातल में।
इसके बाद जैसे ही हम उसके बाद आगे जो है और दूरी ट्रेवल करते हैं, जब 300 किलोमीटर की गहराई तक हम पहुंच जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी के अंतर्गत जो हिस्से में, तो 300 किलोमीटर की गहराई पर क्या होने लग जाता है कि प्रत्येक किलोमीटर पर यानी 1 किलोमीटर में क्या होने लग जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने लग जाती है। यानी कि यहाँ पर जब 100 किलोमीटर में 12 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बढ़ रहा था 1 किलोमीटर में, वह क्या होने लग गया, अब 1 किलोमीटर में 2 डिग्री सेल्सियस ही तापमान बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पर वृद्धि दर जो थी उसमें जो है ह्रास होने लग जाता है। उसके पश्चात प्रत्येक किलोमीटर की जो गहराई होने लगती है, इसके बाद 300 किलोमीटर के बाद उसमें क्या होने लग जाता है कि 1 डिग्री सेल्सियस की ही जो है फिर प्रति किलोमीटर में वृद्धि होती है। इस प्रकार से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में देखते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से केंद्र पे जाते हैं तो वृद्धि तो होती है टेम्परेचर में प्रति, परंतु जब किलोमीटर ज्यादा होने लग जाते हैं, गहराई में जब हम पहुंचने लग जाते हैं, तो वहां पर वृद्धि दर में भी ह्रास होने लग जाता है। इसके बाद जब हम आगे देखें तो जो दूसरा रीजन हम यहाँ पर देखें, जैसे कि फर्स्ट तो मैंने आपको बताया अप्रत्यक्ष स्रोत, जिसके अनुसार हम जो है यहाँ पर पृथ्वी के धरातल के बारे में जानते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। परंतु यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि जो सिद्धांतों के साक्ष्य, यानी कि ये क्या सिद्धांतों के साक्ष्य, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो हमने संकल्पनाएं देखी हैं, जो सिद्धांत वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किए हैं, उसके आधार पर भी हम ये कुछ अनुमान लगा पाते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक स्थिति है, आंतरिक संरचना है, वह किस प्रकार से होगी। जैसे कि जो ग्रहाणु परिकल्पना है, ठीक है, जो ग्रहाणु परिकल्पना है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इस परिकल्पना में यह माना गया है कि जो पृथ्वी का धरातल वाला हिस्सा है वह क्या है, ठोस है, ठीक है। तो इस ग्रहाणु परिकल्पना में वैज्ञानिकों ने क्या माना कि पृथ्वी की जो आंतरिक स्थिति है वह क्या हो सकती है, ठोस हो सकती है। इसके अलावा जब हम ज्वारीय परिकल्पना की बात करें, ठीक है, जिसे जेम्स जीन्स ने दिया, और वायव्य निहारिका परिकल्पना जिसे कांट ने प्रतिपादित किया था, तो इस परिकल्पना ने के अनुसार इन्होंने यह माना कि जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है वह किस प्रकार की है, तो तरल अवस्था में, ठीक है। तो यहाँ पर यह माना जाता है इन परिकल्पनाओं के यानी कि सिद्धांतों के साक्ष्य के आधार पर कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें कहीं तो ठोस हो सकती है, तरल अवस्था हो सकती है, या फिर पूरी ठोस भी हो सकती है, तरल अवस्था भी हो सकती है। अब इन परिकल्पनाओं के आधार पर हम यह मान सकते हैं कि दो ही कंडीशन यहाँ पर हमारे पास होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। या तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वह तो या तो ठोस है, ठोस रूप में, पिंड के रूप में, या फिर वो तरल अवस्था में, तरल युक्त पदार्थ के रूप में हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो ये जो है एक और है जिसे परिकल्पनाओं के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगाते हैं। परंतु यहाँ पर जो हम प्राकृतिक साधन की बात करें, नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस में जो ज्वालामुखी आता है, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया में क्या होता है कि जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लावा निकलता है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट की क्रिया के बाद, उद्भेदन की क्रिया के बाद जो लावा पृथ्वी के आंतरिक भाग से हमारे पृथ्वी के धरातल भाग पर आता है, फैल जाता है, इस आधार पर भी हम यह कहते हैं जो ज्वालामुखी क्रिया है, इसके अनुसार हम यह मानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक परत में कहीं ना कहीं जो है कोई इस प्रकार की स्थिति अवश्य मौजूद है जो एक तरल युक्त अवस्था में है, या फिर तरल अवस्था जो पदार्थ की अवस्था है उसमें यहाँ पर कुछ न कुछ पृथ्वी की आंतरिक संरचना जरूर मौजूद है। तो इस आधार पर भी हम ज्वालामुखी क्रिया के आधार पर भी हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करते हैं। परंतु जो ज्वालामुखी क्रिया है इसके आधार पर हम पूर्णतः यह नहीं कह सकते कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है पृथ्वी में किस किस प्रकार से जो है वह तरल अवस्था में या फिर ठोस अवस्था में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट नेचुरल हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में जब हम बात करते हैं तो भूकंप वह एक प्रत्यक्ष साधन स्रोत है हमारे सामने, जिसके आधार पर हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको अच्छे से जान पाते हैं, ठीक है। तो जो हम अभी वर्तमान में भूकंप की जो क्रियाएं होती हैं उसकी वजह से यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वैज्ञानिक जान पाते हैं। कैसे जान पाते हैं, जैसे कि जो भूकंप होता है, भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे चलती हैं, ठीक है। जब भूकंप आता है तो भूकंप के जो केंद्र होता है उससे 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। एक होती है फर्स्ट पी तरंग, दूसरी होती है एस तरंग, और तीसरी होती है एल तरंग, ठीक है। जो पी तरंग है वह क्या करती है, वह तीनों अवस्था में चलती है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों जो पदार्थ की अवस्था है ये तीनों में चल सकती है पी तरंग।
इसी प्रकार से जो एस तरंग होती है वह क्या कर सकती है, सिर्फ द्रव में ही जो है अपनी गति कर सकती है। और एल तरंग जो होती है वह क्या करती है, वह धरातल पर चलने वाली भूकंपी तरंग होती हैं जो काफी स्पीड में होती है। ठीक है, जो पृथ्वी में जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप के केंद्र से स्पीड से चलने की वजह से वह क्या कर लेती है, धरातल पर पहुंच पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, इन्हीं तीन तरंगों के आधार पर जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या अनुमान लगाते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें कहीं ना कहीं जो है वेरिएशन है, विषमताएं हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जब जैसे कि एस तरंग को हम ले ले, ठीक है, तो ये द्रव में ही गति कर पाती है। अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम द्रव में ही माने, पूरी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसको हम द्रव माने, तो वहां पर एस तरंग की जो गति होगी वो क्या होगी, काफी स्पीड में होगी। जबकि अगर हम बिल्कुल उसको पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को सिर्फ ठोस ही रूप में मान ले, तो वहां पर क्या करेगी, एस जो तरंग होगी वह चल ही नहीं पाएगी। परंतु भूकंप की जो क्रिया होती है उसमें क्या करती है, एस तरंग भी मौजूद होती है। ठीक है, यानी कि एस तरंग है, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना द्रव अवस्था में भी है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम पी तरंग और एल तरंग की बात करें, तो अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना अगर ठोस रूप में नहीं होती, ठीक है, तो ये तरंगे क्या करती हैं, ये भी स्पीड के कम होने की वजह से क्या होती, धरातल पर नहीं पहुंच पाती। इसी आधार पर ये स्पीड के डिफरेंस की वजह से, ठीक है, इनके तरंगों की गति करने के आधार पर ही क्या करते हैं साइंटिस्ट, ये पता लगा पाते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, वह क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। परंतु इसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करते हैं। अब जब आपने स्रोत तो देख लिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, परंतु पृथ्वी के जब हम आंतरिक भाग को डिवाइड करते हैं, तो यहां पर एक संस्था आती है, IUGG। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स। हिंदी में इसे बोला जाता है भूगणित। ठीक है, भूगणित एवं भूभौतिकी। ठीक है, भूभौतिकी और भूभौतिकी का अंतरराष्ट्रीय संघ। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन। ठीक, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय संघ है भूगणित और भूभौतिकी का, IUGG, इन्होंने ही क्या किया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अलग अलग भागों में बांटा है। अब IUGG की जब हम बात करें, तो IUGG ने, इस संस्था ने पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को तीन भागों में बांटा है। ठीक है, तीन भाग किस किस प्रकार से होते हैं, तो फर्स्ट है भूपर्पटी, जिसे क्रस्ट बोला जाता है इंग्लिश में। दूसरा है मेंटल। ठीक है, हिंदी में इसे बोला जाता है भूप्रावार, भूप्रावार, और इंग्लिश में बोला जाता है इसे मेंटल। ठीक है, और थर्ड जो है स्थिति, थर्ड भाग जो है पृथ्वी का, वह क्या है, क्रोड है। यानी कि IUGG जो संस्था है जियोग्राफी में, इन्होंने क्या किया है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को तीन स्थितियों में बांटा है। ठीक है, भूपर्पटी, जो आप यहाँ पर इस मैप में देख पाएंगे कि ये वाला जो धरातल वाला हिस्सा होता है हमारे पृथ्वी पर, वह क्या कहलाता है, भूपर्पटी, यानी कि क्रस्ट। ठीक है, और मेंटल, मेंटल वाला जो ये एरिया होता है, यानी कि भूपर्पटी से जब हम अंदर की ओर जाते हैं, केंद्र की ओर, तो जो बीच वाला हिस्सा होता है, ठीक है, इसे इन्होंने कहा है मेंटल। ठीक है, और जो बिल्कुल केंद्र में होता है, जो क्रोड हम इन्हें कहते हैं, ठीक है, तो जो क्रोड होता है, इन्होंने इसको अलग अलग भागों में बांटा है, जैसे कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ पर जब हम मुख्य रूप से जब बात करें ऊपर ऊपर लेवल से, तो पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को तीन भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और क्रोड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब आगे देखेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भूपर्पटी के बारे में चर्चा करें, भूपर्पटी क्या है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी, ठीक है, सबसे ऊपरी बाहरी परत है। यानी कि पृथ्वी पर जो धरातल वाली अवस्था है वह क्या होती है, क्रस्ट होती है। क्रस्ट की मोटाई की अगर हम बात करें, तो एवरेजन इसकी जो मोटाई होती है वह कितनी है, 33 किलोमीटर है। यानी कि नॉर्मली जब हम इसको एवरेजन मोटाई की बात करें कि जो क्रस्ट की मोटाई है वो कितनी है पृथ्वी पर, तो 33 किलोमीटर इन्होंने मानी है, मापी है। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो मोटाई में भी काफी जो है विभिन्नता देखने को मिलती है, जैसे कि महाद्वीपी जो है, महाद्वीपी वाले इलाके में अगर हम बात करें, तो इसकी जो मोटाई होती है क्रस्ट की, वह कितनी होती है, 40 किलोमीटर होती है। जबकि महासागरी वाले इलाके की अगर हम बात करें, तो महासागरी वाले इलाके में इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 5 से लगाकर 10 किलोमीटर तक जो है इसकी मोटाई पाई जाती है। इस प्रकार आप समझ पाएंगे कि जो पृथ्वी की क्रस्ट है, भूपर्पटी है, वह क्या है, तो उसकी मोटाई 33 किलोमीटर है। यहाँ पर आप इसमें देख पाएंगे कि ये जो क्रस्ट है, ब्लैक वाला हिस्सा, इसकी जो गहराई है, ठीक है, किलोमीटर में, यह कितनी है, लगभग 30 या 33 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी मोटाई यह हो गई। इसके बाद
जब इसकी महाद्वीपीय गहराई की अलग बात करेंगे तो 40 किलोमीटर हो जाएगी, और महासागरीय जो वाले इलाके हैं उसमें इसकी मोटाई अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस मैप में अच्छे से देख लीजिएगा, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये IUGG जो संस्था है, इन्होंने ही ये मैप बनाया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो भूपर्पट्टी में एक और अवस्था आती है कि यह जो भूपर्पट्टी है वह सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम से इसके निर्माण की वजह से इसको क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सियाल हम किसे कहते हैं, तो क्रस्ट को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, तो सिलिका और एल्यूमिनियम जो है इस परत में, क्रस्ट में मौजूद होने की वजह से। ठीक है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम क्या है, तत्व है, तत्वों की प्रधानता की वजह से, ज्यादा मौजूद होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, क्रस्ट को सियाल कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इसके भूपटल यानी कि भूपर्पट्टी और मेंटल से, ठीक है, मेंटल कौन सा, तो वो भूपरावार वाला क्षेत्र, इससे अलग करने वाली असंबद्धता, असंबद्धता को इंग्लिश में कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी यानी असंबद्धता को मोहो असंबद्धता कहते हैं। असंबद्धता का मतलब क्या होता है, जब दो परतों के बीच में कोई घनत्व वाली एक परत अवस्थित है, तो वह क्या करती है, वह परत दो अलग अलग भागों को डिवाइड करती है, तो उसको क्या कहते हैं हम, असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, तो भूपटल और मेंटल, ठीक है, ये क्रस्ट हो गए, ठीक है, ये क्रस्ट और ये मेंटल। ठीक है, अब इन दोनों मेंटल और भूपटल जो है क्रस्ट के बीच में जो पाई जाने वाली घनत्व वाली जो है असंबद्धता, वह क्या है, तो मोहो असंबद्धता है। ठीक है, यहां पर मिलेगी आपको मोहो असंबद्धता इस वाले इलाके में। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट हुए हैं 1909 में, जो मोहोरोविक, ठीक है, मोहोरोविक जो साइंटिस्ट हुए हैं 1909 में, इन्होंने इस असंबद्धता को ज्ञात किया था कि एक परत इस प्रकार से घनत्व वाली जो है मौजूद है, जो भूपटल और मेंटल को क्या करती हैं, अलग करती है। क्योंकि उन्होंने पाया था कि जब आंतरिक जब क्रिया होती है भूकंपी, ठीक है, तो जब वहां से जो तरंगे आती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, जब भूपटल पर मेंटल से होकर इस प्रकार से आती हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इन साइंटिस्ट मोहरोविकिक जो महोदय थे, इन्होंने 1909 में इस प्रकार की जो गतिविधि हुई थी भूकंप से संबंधित, तो उन्होंने यह देखा कि जो स्पीड बढ़ी है वो उसमें कुछ रीजन है, उस रीजन को इन्होंने क्या माना है, फिर इन्होंने इसको नाम दिया है कि एक असंबद्धता मौजूद है, एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर मौजूद है, जिसका नाम इन्होंने दिया है मोहो असंबद्धता। इन्हीं के नाम पर इसको मोहो असंबद्धता कहते हैं। इसी प्रकार से ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ठीक है, तो क्रस्ट को भी यहाँ पर दो भागों में डिवाइड करके देखते हैं कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, इसके बीच में जो घनत्व वाली असंबद्धता पाई जाती है, एक और परत इन दोनों के बीच में जो इनको अलग करती है, वह कौन सी है, तो कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता आपको यहाँ पर मिल जाएगी इन दोनों में। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करने वाली। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो मैप आपको यहाँ पर दिख रहा है, उससे आपको इस सारी स्थिति को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये थी बात हमारी क्रस्ट की। अब हम आगे बढ़ेंगे, भूप्रावार यानी मेंटल के बारे में चर्चा करेंगे। जब भूप्रावार मेंटल की बात हम करें, तो मेंटल कौन सी अवस्था में मिलेगा आपको, क्रस्ट के नीचे वाली अवस्था में मिलेगा, जब मोह असंबद्धता खत्म हो जाती है। ठीक है, जैसे ही मोह असंबद्धता से लगाकर डिसकंटिन्यूटी आरंभ होने वाली जो गहराई होती है, ठीक है, वहां से लगाकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो पाए जाने वाला हिस्सा होता है, उसको इन्होंने क्या कहा है, मेंटल कहा है। ठीक है, यहां से आप ये वाला जो एरिया देखेंगे, यह है मेंटल वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोह असंबद्धता है, यहाँ से 2900 किलोमीटर की जो गहराई है, यहाँ तक क्या है, मेंटल है। अब IUGG ने जो संस्था है, इन्होंने इसको भी तीन भागों में बांटा है। मोह असंबद्धता से लगाकर 200 किलोमीटर की जो गहराई है, इन्होंने इसको क्या बांटा है, ऊपरी मेंटल कहा है। फिर 200 से 700 जो है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहा है, ऊपरी मेंटल कहा है, 200 से 700 वाला। जबकि इसका ऊपरी वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो खाली भाग दिख रहा है, ये क्या है, दुर्बलता मंडल है। ठीक है, दुर्बलता मंडल है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एथनोस्फेयर। ठीक है, एस्थनोस्फेयर कहा जाता है।
जो मेंटल का ऊपरी भाग है दुर्बलता मंडल इसे कहा जाता है, जो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई से 200 किलोमीटर तक जो है हमें मिलता है। ठीक है, और इसी दुर्बलता मंडल से क्या होता है, जो मेग्मा ज्वालामुखी के विस्फोट क्रिया के माध्यम से हमारे धरातल पहुंचता है, वह कौन सी अवस्था में मौजूद है, तो इसी गहराई में मौजूद है, एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और यहीं से क्या जो लावा होता है वह हमारे धरातल पर आता है। ठीक है, और जो लास्ट जो है थर्ड प्रकार जिसको आयुजी ने इसको बांटा है वह क्या है, निचली मेंटल है, जो 700 किलोमीटर की गहराई से 2900 किलोमीटर की गहराई तक मौजूद है। ठीक है, तो ये जो वाला ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया ये क्या है, थोड़ा सा तरल अवस्था में मौजूद है। और जो निचली वाली जो मेंटल की क्रिया है, ठीक है, निचली वाली जो मेंटल है यह क्या है, थोड़ा सा ठोस रूप में। तो निचला जो मेंटल है वह क्या है, ठोस रूप में है, जबकि ऊपरी मेंटल क्या है, वह थोड़ा सा तरल अवस्था में है, क्योंकि एस्ट्रोनोस्फीयर जो है वह क्या है, ऊपरी मेंटल के ऊपरी वाले हिस्से में है। अब ऊपर पट्टी और मेंटल का जो ऊपरी भाग है यह मिलकर क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है, यानी लिथोस्फीयर। ये जो क्रस्ट वाला एरिया है और जो एस्ट्रोनोस्फीयर वाला एरिया जो उसका ऊपरी वाला एरिया, ठीक है, वह क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। इसकी जो मोटाई होती है स्थल मंडल की वह कितनी है, अलग अलग एरिया में होती है, इसलिए यहाँ पर मोटाई जो है लगभग 10 किलोमीटर से लगाकर 200 किलोमीटर के बीच जो है इसकी मोटाई पाई जाती है। ठीक है, ये एस्ट्रोनोस्फीयर से थोड़ा लगभग लगभग यहाँ पर पड़ता है क्रस्ट से लगाकर, तो इसको क्या कहते हैं, हम लिथोस्फीयर कहते हैं। अब यहाँ पर जब हम आगे बात करें तो इनके बीच जो असंबद्धता है, ठीक है, वह कितनी होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे इससे संबंधित असंबद्धता की। तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच रेपिटी असंबद्धता पाई जाती है। मेंटल को भी दो भागों में डिवाइड किया है आयुजी जी ने, जैसे ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच आपको मिलेगी एक असंबद्धता जिसको बोला गया है रेपिटी असंबद्धता। इसी प्रकार से जब हम मेंटल और क्रोड के बीच पाई जाने वाली असंबद्धता की बात करें, ठीक है, तो ये वाला जो क्रोड वाला एरिया है, बाह्य क्रोड का वाला, तो इसके बीच और निचली मेंटल, ठीक है, इस वाले एरिया दोनों के बीच कौन सी असंबद्धता मिलेगी आपको, गुटेनबर्ग असंबद्धता मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर यह असंबद्धता अलग अलग एरिया में पाई जाती है पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम क्रोड के बारे में अब चर्चा करेंगे तो वहां पर इन सभी के घनत्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिलहाल जब हम भूप्रवार की बात कर रहे हैं मेंटल की, तो इसमें जो सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, इन दोनों की क्या है, प्रधानता होने की वजह से मेंटल में इन दोनों तत्वों की जो है उपस्थितता, यानी एलिमेंट्स के मौजूद होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, सीमे कहा जाता है, सीमा भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो सीमा क्यों कहा जाता है कि जो मेंटल है, भूप्रवार है, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम जो है वो उसकी जो प्रधानता पाई जाती है, एलिमेंट्स ज्यादा मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सीमा भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्रोड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रोड की जब हम चर्चा करेंगे तो क्रोड आपको मिलेगा, क्रोड व मेंटल की जो सीमा है वो 2900 किलोमीटर की गहराई पर। जब आप इस वाली गहराई में पहुंच जाएंगे पृथ्वी की, तो 2900 किलोमीटर की गहराई से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा क्रोड, आंतरिक क्रोड। ठीक है, पृथ्वी का जो मजबूत एरिया है, हम कहें क्रोड की, तो क्रोड का घनत्व सर्वाधिक होता है। जैसे कैसे होता है, यहाँ पर आप समझिएगा कि ये वाला जो बिल्कुल 6300 वाली गहराई है, ठीक है, आंतरिक क्रोड की, वह कितनी है, 6300 गहराई पर जब हम पहुंचते हैं तो इसका जो घनत्व है कितना है, लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं आप जब यहाँ पर बात करेंगे 5100 के समथिंग, ठीक है, 5100 के समथिंग जब हम इसकी गहराई की बात करें तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, लगभग 12 या फिर हम 13 घन सेंटीमीटर यहाँ पर कह सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर इसकी 2900 की गहराई पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगी लगभग इसकी जो घनत्व है, ठीक है, वो कितना होता है, डेंसिटी 5.5 के समथिंग, ठीक है, 5 घन सेंटीमीटर हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा घनत्व की अगर हम बात करते हैं तो जब हम धरातल से केंद्र की ओर जाते हैं तो 6300 की गहराई पर हमें सबसे ज्यादा घनत्व मिलता है, कितना मिलता है, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब जब हम यहाँ पर क्रोड के बारे में बात करें तो क्रोड को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है बाह्य क्रोड और दूसरा है आंतरिक क्रोड। बाहरी क्रोड जो है वह क्या है, आउटर क्रोड, तरल अवस्था में मौजूद है, जबकि आंतरिक क्रोड जो है, इनर वाला क्रोड, वह क्या है, ठोस अवस्था में। अब एक चीज आप यहाँ पर समझिएगा कि हमने एक चीज देखी थी कि तापमान जो होता है वह क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है।
अब टेम्परेचर जब वो जाता है धरातल से, जब हम केंद्र की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने की जो क्रिया विधि है उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, परंतु जब हम बिल्कुल केंद्र में जाते हैं पृथ्वी के तो वहां पर हाई टेम्परेचर की मौजूदगी होने की वजह से ऐसा माना जा सकता है कि जो हाई टेम्परेचर की वजह से जो आंतरिक स्थिति है पृथ्वी की वह क्या होनी चाहिए, तरल अवस्था में होनी चाहिए। परंतु जब यहाँ पर एक और चीज आती है कि दाब, जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंतर्गत जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, दाब बढ़ता जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम टेम्परेचर की बात करें, हाई टेम्परेचर की वजह से आंतरिक पदार्थ क्या होना चाहिए, तरल अवस्था में होना चाहिए, परंतु दाब भी की जो होती है वो भी क्या हो जाता है, काफी बढ़ जाता है। ठीक है, आंतरिक स्थिति में। तो इस वजह से क्या होता है कि जो आंतरिक क्रोड है हमारे पृथ्वी का, वह क्या होता है, एक ठोस स्थिति में होता है, न कि तरल अवस्था में, क्योंकि दाब जो है वो काफी प्रेशर क्रिएट करता है और जो अंदर का पदार्थ होता है वह क्या हो जाता है, एक पिंड का रूप ले लेता है, सिकुड़ कर क्या हो जाता है, एक ठोस पिंड बन जाता है। इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न याद रखिएगा कि जो दाब होने की वजह से क्या हो जाता है कि आंतरिक भाग जो है वह एक ठोस रूप में है और जो बाहरी क्रोड है वह क्या है, एक तरल अवस्था में है। मेंटल पर क्रोड की जो सीमा है इस पर चट्टानों का घनत्व जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ वाले एरिया में। इसके बाद केंद्र में अगर हम देखते हैं तो 6300 की गहराई पर यह घनत्व कितना है, तो लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है जो आपको यहाँ पर मिलेगा। इस प्रकार से यह हो गई क्रोड की बात। परंतु क्रोड में निकिल, ठीक है, निकिल और लोहे, ठीक है, इन दोनों की तत्व की ज्यादा जो है प्रधानता होने की वजह से, इन एलिमेंट्स की मौजूदगी होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, तो निफे कहा जाता है। यानी कि जो क्रोड है उसको हम क्या कहते हैं, निफे भी कहते हैं। अब एक और चीज रह जाती है कि वह है बाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के बीच कौन सी असंबद्धता होती है, तो लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, तो लेहमैन असंबद्धता आपको इस वाले एरिया में मिलेगी, ये वाला एरिया जो बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से अलग करती है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमारे जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो चर्चा है वह खत्म हो जाती है और यहाँ पर हमारा टॉपिक भी दी एंड हो जाता है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी है, जानकारी कैसी लगी है, आप जो है हमें प्रतिक्रिया स्वरूप जो है जरूर बताइएगा। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे जो है psc.com साइट को विजिट कर सकते हैं। और आज जो है मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप सभी से अलविदा कहता हूँ।